हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं मेरे सारे अर्जुनाज। तो बेटा ये आज आपका पहला लेक्चर है अर्जुना में बॉटनी का, और मैं हूं अर्चना राठी। आई विल बी योर बॉटनी मेंटोर। तो कैसे हैं सारे बच्चे प्यारे प्यारे। मेरी आवाज और ऑडियो वीडियो बिल्कुल बराबर मिल रही है बेटा? एम आई विजिबल टू यू ऑल? ऑडियो वीडियो बराबर मिल रही है सब बच्चों को? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। तो अब हमारे प्यारे प्यारे से 10th क्लास के बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और वो 11th क्लास में आ गए हैं। तो कैसा लग रहा है बेटा आप सब लोग को? 10th क्लास से 11th का जो ये बहुत बड़ा जंप है, इसको लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। तो बेटा घबराना मत बिल्कुल भी। 10th में थोड़ा सा सिलेबस होता है इतना सा, और 11th क्लास में सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जो हम धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे, आप हमारे साथ आराम आराम से पढ़ते जाना, समझते जाना, बहुत मजा आएगा। बायो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कैसे 11th कवर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलो बेटा, हेलो ऑल, हेलो हेलो हेलो। नर्वस हो? नर्वस मत हो बेटा, नर्वस मत हो। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। तो चलिए फिर जानते हैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में। तो बेटा हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि चाहे हम बायोलॉजी पढ़ें पूरी, चाहे जूलॉजी पढ़ें, चाहे बॉटनी पढ़ें, सेल जो है वो बेसिस है। जब तक हम सेल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ना तो हम पूरी बॉटनी को जान पाएंगे और ना ही जूलॉजी को जान पाएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहला चैप्टर आपके लिए रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं बेटा। हम डिस्कस करेंगे कि पूरे साल हम किस तरह पढ़ने वाले हैं, हमारा टाइम टेबल क्या होने वाला है, किस तरह हम चीजों को हैंडल करेंगे, और थोड़ा सा हम आज सेल की दुनिया में जाएंगे। सेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, जहां आपको यह समझ में आएगा कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। सब ये मानते हैं कि बायो में कुछ समझना नहीं होता, बायो तो बोरिंग होती है, बायो को बस बैठ के रट्टे मारो, एग्जाम्पल्स याद करो। लेकिन अब आपका ये जो परसेप्शन है ये चेंज होने वाला है। बायो बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ के बारे में जानना इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज हमारा गोल रहेगा, हम थोड़ा सा सेल के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा हम आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तो मुझे तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हो, थोड़ा मुझे यूट्यूब पे देखा हो आपने, इधर उधर रिवीजन पॉडकास्ट में, उम्मीद सीरीज में, शायद शॉर्ट्स में। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। माय नेम इज अर्चना राठी और हम आपको बॉटनी पढ़ाएंगे बेटा। हम पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है हमने हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है लगभग। 2013 से पढ़ा रहे हैं और दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं। आकाश साउथ एक्स, नारायणा साउथ एक्स, आपका वी मेडिको, एमिटी, पेस, सब जगह ऑलमोस्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस में हैं, सफदरजंग, एम्स, आपका LHMC, सो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेरे बारे में, कि आप अपने बॉटनी मेंटोर पर भरोसा कर सकते हो, आंख बंद कर कर भरोसा कर सकते हो। जो चीज आपको यहां बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, वो पूरी खरा सोना होगी। आप उस पर भरोसा कर सकते हो और पूरे भरोसे से उसको अंधे विश्वास के साथ आप फॉलो कर सकते हो, और बॉटनी आपकी तैयार करा देंगे पूरी पक्की। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को जान लेते हैं बेटा, कि हम इस साल बॉटनी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूं, और मैं आपको ये भी एक आइडिया दे देती हूं शुरू से ही कि नीट में इन चैप्टर्स का वेटेज कितना रहता है, कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी में गिवन है, जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना 0 to 1 है। अब तक जो देखी गई है पिछले कुछ सालों में कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ भी जाता है और नहीं भी आता, आता है तो एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्लांट किंगडम, जिससे भी ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आते हुए देखे गए हैं। फिर हमारा मॉर्फोलॉजी आता है,
जिसमें हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे कि बाहर से प्लांट की रूट, लीफ और स्टेम कैसी दिखती है, जिसमें भी हमारा लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, जहां पर हम प्लांट्स के अंदर जाकर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनकी बॉडी किस टिश्यू और सेल की बनी होती है। इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर आएगा हमारा सेल। ये सारी एनसीईआरटी की सीक्वेंस में बेटा बता रही हूं आपको। सेल में भी लगभग 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है और सेल साइकिल से भी 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये सारी एनसीईआरटी की सीक्वेंस है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें एनसीईआरटी की सीक्वेंस है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे 12 चैप्टर्स जो मैंने अभी आपके सामने बताए, ये 12 चैप्टर्स हम बॉटनी में पढ़ेंगे। लेकिन इनकी जो सीक्वेंस है वो थोड़ी चेंज है। मैं आपको पहले सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ेंगे, फिर सेल साइकिल हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। फिर सीक्वेंस ये रहेगी। अब यहां पर मैं 2 चैप्टर्स को हाईलाइट करूंगी, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये वाला चैप्टर, और दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन। ये दोनों इस साल एनसीईआरटी से डिलीट हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को इस पे डाउट होगा 100%। तो बच्चे पूछेंगे मैम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, इस साल की एनसीईआरटी में तो इसको डिलीट कर दिया, तो क्या हम ये पढ़ेंगे? तो मैं आपको पहले ही बता देती हूं बेटा, इसीलिए मैंने इन दोनों चैप्टर्स को सबसे एंड में रखा है। अगर आप इस बैच के प्लानर में जाके देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन को सबसे एंड में रखा है मैंने। पहले हम बाकी सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ये तो तय है कि ये दोनों चैप्टर्स आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो तय है। अब बात आती है कि जो नीट आगे आप देंगे 2025 में, उसमें आएंगे ये चैप्टर या नहीं आएंगे? तो अभी तो आप नीट 2025 में दोगे। अभी एनटीए, जहां जो नीट का सिलेबस डिसाइड करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने बेटा अभी केवल 2023 के बारे में डिटेल्स दी हैं। लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों में 2024 में जो नीट होगा उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, जिसमें हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों चैप्टर्स आगे नीट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो जब तक हम इन चैप्टर्स पर पहुंचेंगे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये नीट में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आएंगे तो हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि ये दोनों चैप्टर्स आपके स्कूल में नहीं आएंगे। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि बॉटनी में मैम हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर्स हमें बॉटनी में पढ़ने हैं। चलिए अब बात करते हैं हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो आ जाओ मेरे बच्चों, आपको बताते हैं कि पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। सबसे पहला तो बेटा एक रामबाण है। अगर आपको पूरे साल खुश रहना है और रिलैक्स्ड रहना है तो ये सारी बातें जो मैं अभी बोलने वाली हूं ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है, हम इस साल पिछले साल और इस साल भी अलग अलग शहरों में गए बच्चों से मिलने, कोलकाता, पुणे, दिल्ली, बहुत सारे शहरों में गए। तो वहां पर 11वीं के बड़े प्यारे प्यारे से क्यूट से मासूम से बच्चे आते थे और एक ही चीज बोलते थे, मैम हमें ये समझ नहीं आता कि हम स्कूल का पढ़ें या यहाँ का पढ़ें, यहाँ के टेस्ट दें या स्कूल के टेस्ट दें, स्कूल में अलग सिलेबस होता है, यहाँ अलग। तो बहुत परेशान महसूस हो रहे थे बच्चे। मतलब कि हम गए थे ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में, और उस दौरान बच्चे इतने परेशान थे कि कुछ बच्चे तो लिटरली डिप्रेस्ड लग रहे थे। तो मुझे उन्हें देख के ये महसूस हुआ कि कितने छोटे छोटे बच्चे हो तुम। 11th क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, जिसने भी लाइफ देखी भी नहीं है, और अगर वो अभी से ही डिप्रेसिव रहने लगेगा, एंजाइटी उसको होने लगेगी, उसे लगेगा हाँ जीवन तो बहुत मुश्किल है, तो कैसे चलेगा। ये आपकी उम्र है बहुत ज्यादा खुश रहने की, खेलने कूदने की, एनर्जेटिक रहने की, और वो कब होगी? जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। अगर आप शुरू से ही बिल्कुल प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से काम करते हो तो पूरे के पूरे साल आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी, और आप चीजों को इतने प्यार से बैलेंस कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि पढ़ाई का नाम बोझ नहीं है। अगर पूरे साल उसे बोझ मानोगे
तो बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पाओगे और वो आपको सपनों में सताएगी। लेकिन अगर पूरे साल इस तरह चीजों को बैलेंस करोगे कि आपको मजा आए, चलो यार आज फिजिक्स में कुछ नया सीखते हैं, चलो यार आज बॉटनी में जाने मैम क्या पढ़ाएंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जब भी हर एक लेक्चर में आओगे, जो भी लेक्चर अटेंड करोगे उसे खुशी के साथ अटेंड करोगे। चलो यार आज कुछ नया सीखते हैं, चलो हमें अपनी नॉलेज में कुछ ऐड करने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि यार लेक्चर भी अटेंड करना है, याद भी करना पड़ेगा, नहीं। तो सबसे पहले हमें अपनी अप्रोच को बदलना है। हमें पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है, हमें उसे इंजॉय करना है और हर दिन को ऐसा लेना है कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करो, उसे एग्जाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ याद मत करो, उसे इंजॉय करो, उसे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करो। तो मैं अब आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी बेटा, अगर आप पहले दिन से रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, ये लाइव क्लास है, इट इज वेरी मच लाइव, ये क्लास बहुत लाइव है। अभी मैं आपसे इंटरैक्ट कर लूं, फिर मैं चैट भी देखूंगी। चैट एकदम डिस्ट्रैक्ट कर देते ना, पहले अपनी बातें बताऊं फिर आपकी बातें जानूंगी। चलिए, तो ये सारी बातें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, डे 1 से अगर इनको इंप्लीमेंट करोगे, मेरी गारंटी है बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आप स्कूल को भी बैलेंस कर लोगे और आप यहाँ के नीट की प्रिपरेशन को भी बैलेंस कर लोगे। सबसे पहली चीज, लिसन टू द लेक्चर केयरफुली। ये बात गांठ बांध लो कि जब आप अपनी मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन को ओपन करके लेक्चर को देखना शुरू करोगे, उस दौरान आपके आसपास कोई नहीं होगा, आप अपने दिमाग को भटकने नहीं दोगे, फालतू की चैट्स में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। ये मेरी शुरू से आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि चैट आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, आपको डाइवर्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है। तो चैट में जब भी मोबाइल उठाओ कुछ टाइप करने के लिए, तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो वाकई में जरूरी हो लिखना। जब तक जरूरी नहीं है चैट टाइप करना, तब तक मत करो, उससे आपका ही टाइम वेस्ट होता है और आपका ही ध्यान डाइवर्ट होता है। तो सबसे पहली बात, रोज लेक्चर, लाइव लेक्चर अटेंड करने हैं और उनको बहुत ध्यान से सुनना है। आपको ये कोशिश करनी है कि लेक्चर के दौरान जो पढ़ाया गया है वो आपको लेक्चर के साथ ही समझ आ जाए और याद हो जाए, ताकि आपको बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। तो बेटा बस एक चीज मेरी आप सब लोगों से बहुत मन से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के दौरान खुद को डाइवर्ट नहीं होने देना। बिल्कुल मन से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके उसको सुनना है, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। और जब आप लेक्चर बंद करोगे ना, तो आपको एक अच्छी सी खुशी महसूस होगी कि यार हमने तो लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लिया, अब हमें इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं, अब आएगा मजा। दूसरी चीज, अपने खुद के नोट्स बनाओ। जो कुछ मैं यहां लिखूंगी बेटा एकदम साफ सुथरी सुंदर राइटिंग में लिखूंगी और उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी अपने बैच में नोट्स पर जाकर। तो जहां आपका बैच है ऐप में, वहां आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे नोट्स जो कुछ मैं यहां बोर्ड पर लिखूंगी वो एज इट इज मिल जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझने के साथ साथ लिख नहीं पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, जो समझ भी लेते हैं और फटाफट नोट्स भी बना लेते हैं। तो ये बच्चे के हिसाब से मैं बता रही हूं बेटा। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो, तो दोनों काम एक साथ कर लो, सुन लो, समझ लो, साथ साथ नोट्स बना लो। लेकिन वो बच्चे जो एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, वो लेक्चर के दौरान सिर्फ चीजों को समझो और याद करो, और फिर बाद में जैसे ही लेक्चर खत्म हो तुरंत तुरंत अपने नोट्स बना लो। बाकी नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी बैच में। देन एनसीईआरटी की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यहां तो बैच में हम नीट की तैयारी के लिए आए हैं, तो हमारी स्कूल की तैयारी तो होगी ही नहीं, हम स्कूल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बेटा एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर करवाया जाएगा आपके लेक्चर्स में, तो स्कूल का एग्जाम तो आप ऐसे ही एकदम हलवा लगेगा आपको स्कूल का एग्जाम। क्यों? क्योंकि आपकी सारी एनसीईआरटी हम यहाँ लाइन बाय लाइन कवर करा देंगे। और लेक्चर के बाद आपको भी एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालनी है, आपको भी जानना है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं। मैं इस बैच में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना सिखाऊंगी कि एनसीईआरटी को पढ़ने की कला क्या है, उसे समझने की कला क्या है, और किस तरह आप उसे समझकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए
अब लेक्चर, ये तो आपको सारी चीजें लेक्चर के दौरान करनी है। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको जो होमवर्क पे दूंगी बेटा वो साथ साथ करना है। बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी स्कूल की तरह। मैं आपको डीपीपीज हम देंगे हर लेक्चर के साथ, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ फट से अपनी डीपीपी खोली और जल्दी जल्दी सॉल्व कर डाली। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर कितने ध्यान से सुना है, और यह भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो लेक्चर खत्म होते ही फटाक से अपनी डीपीपी सॉल्व कर डालो, उसका बैकलॉग मत करो। दूसरा, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव असाइनमेंट भी दूंगी, जिससे आपको स्कूल एग्जाम लिखने की भी आदत पड़े। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दूंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद से स्लाइड पे आपको लिख कर दूंगी। यानी कि हर एक लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी और कुछ डीपीपीज आपको मिलेंगी, ताकि आपको साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत भी पड़ती रहे। चलिए, ये बात समझ आ गई मैम। फिर जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा ना किसी भी चैप्टर का, जैसे सेल है, हमारा सेल चैप्टर खत्म हो गया, तो मैं आपको दूंगी एक रिवीजन पॉडकास्ट आधे घंटे का, जो आपको ऑडियो फॉर्म में या तो ऐप पर ही मिलेगा या फिर हम जो टेलीग्राम चैनल बनाएंगे इस बैच का उस पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आधे घंटे का रिवीजन पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आंखें बंद करके बस वो पॉडकास्ट चला देना, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। जब आपको स्कूल एग्जाम देने जाना हो वो रिवीजन पॉडकास्ट सुन के चले जाना, या फिर अगर यहाँ कोई टेस्ट होना हो तो वो रिवीजन पॉडकास्ट सुन के चले जाना। उसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगता रहे कि नीट में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरे साल हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी बेटा। एनसीईआरटी अच्छे से कवर करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, डीपीपीज करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से दूंगी बना के, और रिवीजन पॉडकास्ट भी देंगे, और हम कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। राइट? चलिए, अब कंफ्यूज होते हैं जब 10th से 11th में आते हैं कि हम पढ़े कहां से। क्या हम इस कोचिंग के नोट्स भी मंगा ले, क्या हम इस कोचिंग के नोट्स भी मंगा ले? नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस 3 चीजें करनी है। नोट्स ऑफ क्लास, जो मैं क्लास में आपको नोट्स दूंगी, एकदम बढ़िया कमाल के नोट्स दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, वो पढ़ने हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है और अपने क्वेश्चंस करने हैं, बस इतना बहुत है। इतना अगर आप डेली बेसिस पे करते जाओगे, आपका नीट और आपका स्कूल का एग्जाम दोनों फोड़ सकते हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? चलिए, बच्चे यही पूछते हैं, मैम क्या बस इतना काफी है? आपके नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? लिख के दे सकती हूं मैं, अगर एनसीईआरटी और मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाँ, ये काफी है, और मेरा पिंकी प्रॉमिस भी है। मैं आपको पिंकी प्रॉमिस कर रही हूं कि हाँ, इतना काफी है। चलिए, फिर आप इस बैच, आज हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, और मुझे आज की ही डेट में आपसे कुछ प्रॉमिस चाहिए जो आपको मुझे करने पड़ेंगे, तभी मैं गारंटी ले सकती हूं कि आपका सिलेक्शन मैं करवा सकती हूं। मैं आपके सिलेक्शन में आपकी मदद कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर, जब आप ये सारे प्रॉमिस मुझे करोगे। सबसे पहला प्रॉमिस, कोई बैकलॉग नहीं करोगे। बैकलॉग बेटा डरावने सपने की तरह होते हैं, बहुत डराते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अगर 2 लेक्चर का भी बैकलॉग हो जाता है ना बेटा, तो तीसरा लेक्चर देखने का मोटिवेशन ही नहीं आता अंदर से। लगता है नहीं यार, चैप्टर तो सब बर्बाद हो गया। कुछ भी हो जाए बेटा, बैकलॉग मत करना। बस ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो अपनी मैम की, कि बैकलॉग नहीं करना, ठीक है? चाहे कुछ हो जाए। जिस दिन बैकलॉग हो गया है उस दिन रात में 1 घंटा कम सो जाना, लेकिन अपना बैकलॉग नहीं करना है, कुछ भी जमा नहीं करना है। जो जमा होता चला जाता है ना बेटा, वो बहुत दिक्कत देता है। चलिए, फिर आप ये मुझसे प्रॉमिस करोगे कि अपना बेस्ट दोगे। जरूरी नहीं हर बच्चा एकदम जो है साइंटिस्ट लेवल का दिमाग रखता हो, और हर एक बच्चा यूनिक है। इस बैच में आने वाला हर एक बच्चा अपने जैसा होगा, हर एक बच्चा यूनिक होगा, और मैं केवल इस बैच में
ऐसे बच्चों को देखकर नहीं पढ़ाऊंगी जो बहुत एवरेज हैं या बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं इस बैच में इस तरह से पढ़ाऊंगी कि हर एक तरह के बच्चे को समझ में आए। तो बेटा जो भी आपकी कैपेसिटी है, आपको अपना बेस्ट देना है, अपना खुद का बेस्ट, ये आप खुद से प्रॉमिस करो। फिर लेक्चर को पूरी डेडिकेशन से अटेंड करना है, दिमाग कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जो स्पैमर्स होते हैं वो स्पैमिंग करेंगे, उन्हें पढ़ना नहीं है, वो पढ़ने के लिए नहीं आते, दूसरी चीजों के लिए आते हैं, उनकी मैं बात ही नहीं कर रही। लेकिन जो मेरे बैच के बच्चे हैं वो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और फोन टाइप करने के लिए चैट में तब उठाएंगे जब बहुत जरूरी होगा। हर दिन अपना होमवर्क करोगे, हर दिन, और जब भी अगले लेक्चर में आओगे तो पिछले लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करके आओगे। कभी भी ऐसे मत आना कि आज लेक्चर होने वाला है, आज का लेक्चर, और तुमने पिछला लेक्चर देखा ही नहीं, तुम्हें उसके बारे में कुछ आता ही नहीं, तो बेटा ये वाला लेक्चर भी तुम्हारा खराब हो जाएगा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। ठीक, चलिए, ये सारी चीजें अगर तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो तो मैं तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी लेती हूं और इससे तुम्हारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलो बेटा, अब सक्सेस सबसे पहले कंसिस्टेंसी से मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू के 2 महीने जान लगा के पढ़ेंगे, फिर बीच में एकदम पढ़ाई छोड़ देंगे, और फिर एंड में एकदम से जब बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है तो फिर एकदम से अचानक से जागते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज करते चलो, रोज करते चलोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी। मतलब केवल लेक्चर खोल के बैठे हो, सुन नहीं रहे, दिमाग कहीं और है। किताब अपने सामने केवल खोल के बैठे हो, 2 घंटे तक किताब सामने खुली हुई है, दिमाग कहीं और है, ये चीटिंग है, खुद के साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। पेरेंट्स तो ये बोल देंगे, यार हमारा बच्चा तो सारा दिन किताब खोल के बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, पता नहीं नंबर नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी किताब खोलो तो पढ़ने के लिए खोलो, नहीं मन कर रहा मत पढ़ो, साइड कर दो। 1 घंटा पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। पूरा दिन किताब खोल के बैठे रहने को कौन कह रहा है भाई? नहीं, गिस्सू थोड़ी ना हो तुम, पूरा दिन किताब खोल के नहीं बैठना, लेकिन जितनी देर किताब खोलनी है मन लगा के पढ़ाई करनी है। हर एक टेस्ट को सीरियस लेना है। जो तुम्हारे टेस्ट होंगे बेटा, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, उनको इस तरह देना है जैसे तुम्हारा नीट का एग्जाम हो, उतना ही सीरियसनेस से। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है। क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो अपना टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही बहुत अच्छा लेकर चलना है। अपनी क्रिएटिविटी अपनी स्टडी में लगानी है। जो टीचर ने बोल दिया, आपने सुन लिया, उसे रट लिया, नहीं, अपने दिमाग को इन्वॉल्व करना है हर एक चीज में। अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, यार मैं इस टॉपिक को ऐसे याद कर सकता हूं, यार इसे और कहां से देख सकते हैं। तो जितना अपने दिमाग को जितना खर्च करोगे पढ़ने में, उतना ही मजा आएगा। और हार्ड वर्क, सब जानते हैं, मेहनत करोगे तो भैया खुद को ही अच्छा लगता है। चलिए, फिर दूसरी चीज जो आजकल बच्चे कहीं खोते जा रहे हैं। हम तो भैया बचपन में बहुत खेलते थे, अलग अलग तरह के खेल। फिटूस 4 जिसमें बॉल मारते हैं और फिर भाग के वो फिटूस के ऊपर फिटूस लगाने होते हैं, बैडमिंटन, खो खो, जम के खेलते थे, छुपम छुपाई, ऊंच नीच का पापड़ा, पता नहीं क्या क्या खेलते थे। लेकिन आजकल बच्चे स्कूल से आते हैं, मोबाइल स्क्रीन में लग जाते हैं, तो जो खेलने की प्रवृत्ति है बच्चों में वो कहीं खोती जा रही है। लेकिन वो बहुत जरूरी है बेटा। आधा घंटा आपको खेलना है, बैडमिंटन खेल लो, दौड़ लो, डांस कर लो, फुटबॉल खेल लो। इससे हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है? डोपामिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये डोपामिन हमें डिप्रेशन नहीं होने देता, एंजाइटी नहीं होने देता, और हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। तो डेली आधा घंटा खेलना बहुत जरूरी है। और वो खेलना किसी भी रूप में हो सकता है। आप खड़े खड़े डांस कर लो, घर में गाना लगाओ बढ़िया सा भांगड़ा और मस्त नाचो आधा घंटा। फिर आप देखोगे कि आधे घंटे के बाद आपकी एनर्जी एकदम पंप हो जाएगी, हाई हो जाएगी, आपको पढ़ने का मन करेगा। चलिए, एक ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा, मैं आपको शुरू से ही टाइम टेबल लगा कर दे रही हूं। काफी सारे बच्चे शिकायत करते हैं, मैम अभी हम 10th से 11th में आए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमें पढ़ाई कैसे करनी है, आप हमें एक टाइम टेबल बना के दे दो ना मैम।
तो बच्चे बहुत कहते हैं, तो मैं आज पहली ही क्लास में आपके लिए टाइम टेबल बनाकर ले आई हूं, 2 तरह के बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, डमी एडमिशन ले लेते हैं, उनके लिए मैंने अलग टाइम टेबल बनाया है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाएंगे और साथ में उन्हें यहां भी मैनेज करना है। तो पहला टाइम टेबल है जो आपको अगर डे 1 से आप इसको अप्लाई करोगे तो शायद बहुत खुश रहोगे। तो सबसे पहले मैंने टाइम टेबल बनाया है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, जो स्कूल जाएंगे। तो जो बच्चे स्कूल जाएंगे बेटा 3 बजे तक तो वो वापस आ ही जाएंगे स्कूल से हर हाल में, है ना। मैंने मैक्सिमम टाइम 3 बजे रखा है कि 3 बजे तक सारे बच्चे आ ही जाएंगे। 3 बजे स्कूल से आने के बाद अपना बस्ता उतारकर साइड में रख दो और किताबों की शक्ल मत देखना, किताबों की शक्ल मत देखना। स्कूल में आप पढ़ाई करके आए हो, थक कर आए हो, आराम करो, अच्छा सा खाना खाओ, आंखें बंद करके अपना खाना एंजॉय करो मम्मी ने जो बनाया है, और फिर आराम करो, आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ। फिर 4 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको पता है ना अर्जुना का स्केड्यूल क्या है बेटा, 4 से 5:45, फिर 6:15 to 8, यानी कि आपको 4 बजे से 8 बजे तक फिर से पढ़ना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा आराम देना पड़ेगा, तो आराम करना। फिर लाइव लेक्चर अटेंड करने हैं, बैकलॉग नहीं करना, रोज का लेक्चर रोज खत्म करना है, उसे जमा नहीं करना। ठीक, चलिए अब देखो मैंने आपके लिए क्या करा है, टाइम टेबल बना दिया। 8 बजे तक आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, 4 से 8 के बीच में आपके लेक्चर्स होंगे, खत्म हो गए। फिर अगले 1.5 घंटे तक कुछ नहीं करना। देखो मैं क्या कह रही हूं आपको, अगले 1.5 घंटे तक कुछ नहीं करना, मस्ती करनी है, दबा के मस्ती करनी है। आप पूरा दिन स्कूल में पढ़ के आए हो, फिर आपने 4 बजे से 8 बजे तक पूरे कंसंट्रेशन से लेक्चर को पढ़ा है। अब 1.5 घंटा खुद को दो, 9:30 बजे तक कुछ नहीं करना, दबा के मस्ती करो, घर वालों से बातचीत करो, दोस्तों से बातचीत करो, बाहर जाके खेलो, अच्छा सा डिनर करो। 1.5 घंटा फुल मस्ती हो गई, जो हमें इस उम्र में चाहिए यार। अभी हम छोटे छोटे बच्चे ही तो है, अगर हम अपना सर किताबों में पूरी तरह डाल देंगे तो दुनिया कब देखेंगे, दुनिया भी तो इतनी सुंदर है, लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। तो ये जो मैं आपको 8 से 9:30 बजे का टाइम दे रही हूं, 8 बजे लेक्चर खत्म, निकल जाओ बाहर दोस्तों के साथ मस्ती करो, खेलो कूदो, डांस करो, घर वालों के साथ बात करो, टीवी देखो, जिसमें आपको खुशी मिलती है, गाना गाओ, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। फिर 9:30 से 10:30 बजे 1 घंटा पहले वाला लेक्चर जो आपने देखा, 4 से 5:45 वाला जो लेक्चर है उसको एक बार रिवाइज करो और अपना होमवर्क खत्म कर लो। 10:30 से 11:30 जो आपने दूसरा लेक्चर देखा उसकी डीपीपीज वगैरह सब सॉल्व कर लो, है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लो, अपना होमवर्क कर लो। फिर 11:30 से 11:45 ब्रेक लो, फिर 11:45 से 12:30 अपना स्कूल होमवर्क कर लो। मैं तो कह रही हूं स्कूल होमवर्क कर लो, फिर भाई स्कूल वाले भी तो होमवर्क देंगे। और फिर 12:30 बजे सो जाओ, 12:30 सो जाओ। अब आप कह रहे होंगे मैम आप इतना लेट सोने को कह रहे हो, हमारे पेरेंट्स तो कहते हैं जल्दी सो के जल्दी उठो। वो आपकी इच्छा है बेटा, इस टाइम टेबल को नीचे शिफ्ट कर लेना। मैं कह रही हूँ 12:30 से 6:30 कितने घंटे हो गए बेटा, 6 घंटे हो गए। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है। आप बहुत कम सोते हो वो भी खराब है, ज्यादा सोते हो वो भी खराब है। ज्यादा सोने से हमारे ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं। तो 6-6.5 घंटे का सोना बहुत है। 12:30 सो रहे हो, 6:30 मैं कह रही हूँ 7 बजे उठ जाओ, फटाफट से नहाओ दो, तैयार हो, स्कूल भाग जाओ। और अगर आपको जल्दी सोकर सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, तो इसको नीचे शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो देखो इस टाइम टेबल में आपके यहाँ के लेक्चर्स भी कवर हो गए, यहाँ के लेक्चर्स का होमवर्क डीपीपीज भी हो गई, और मैंने आपको स्कूल के होमवर्क के लिए भी टाइम दे दिया। ठीक है, मस्ती भी करवा दी आपकी, रेस्ट भी करवा दिया आपको। अगर आप इसे डेली फॉलो करोगे तो आपको लाइफ बहुत सुंदर लगेगी, जहां पे आपके स्कूल का एग्जाम, स्कूल भी बैलेंस हो रहा है, नीट की तैयारी भी बैलेंस हो रही है, आप मस्ती भी कर रहे हो, आप आराम भी कर रहे हो। चलिए फिर डमी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाएंगे, उनके पास तो पूरा दिन होगा, तो वो 4 बजे से 12:30 बजे तक, यानी कि ये जो मैंने अभी आपको बना के दिया, 4 बजे से लेके
8 बजे तक तो लेक्चर्स होंगे और फिर ये सेम रहेगा डमी वाले बच्चों के लिए भी, लेकिन बस उन्हें 7 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ब्रेकफास्ट करना है और 8:30 से 10:30 सुबह के टाइम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने हैं। माने उनके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, डमी वाले बच्चों के पास जो सुबह का एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें उन्हें स्कूल नहीं जाना है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वो बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। 8:30 से 10:30 फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करो, 11 से 1 बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस करो और 2:30 से 3:30 अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। फिर 4 बजे से आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे और 4 बजे के बाद का टाइम टेबल आपका सेम रहेगा जैसा इन बच्चों के लिए है। तो जो डमी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो सुबह का टाइम है बेटा, आप उसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, आप खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपके लिए बना दिया टाइम टेबल। ठीक, तो अब ये मत बोलना कि मैम टाइम टेबल कैसे पढ़े, हमें समझ नहीं आ रहा, हम दिशाहीन हो रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे मैनेज करें। मैंने आपको सब मैनेज करके दे दिया। अब मैं चार्ट देख रही हूं, अब मुझे बताओ कि क्या आप सारे लोग ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। आई एम वॉचिंग द चैट राइट नाउ। तो मुझे जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ कि क्या आप सब लोग ये सारी चीजें मेरे साथ करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं भी प्रॉमिस करती हूं कि आपको सिलेक्शन में और स्कूल एग्जाम दोनों में दिक्कत नहीं आएगी। सब लोग तैयार हैं? अरे वाह, तो मुझे चैट में बहुत सारे यस मिल रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से तैयार है। तो डर तो नहीं लग रहा ना किसी को? ऐसा लग रहा है ना कि हाँ भाई मजा आने वाला है और हम कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई को बोझ नहीं मानेंगे, खुश होकर पढ़ाई करेंगे, सब हो जाएगा बेटा, सब बैलेंस हो जाएगा। आप लाइफ के मजे भी उठाओगे, इंजॉय भी करोगे, दोस्तों के साथ मस्ती भी करोगे और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो सारे बच्चे तैयार हैं? एवरीबॉडी इज रेडी? सो हाउ इज द जोश? 11th क्लास को फोड़ना है, क्योंकि नीट में 11th क्लास से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 12th से कम आते हैं। तो अपने 11th को कमजोर नहीं करना है, इतना मजबूत करना है कि नीट फोड़ दो। तो सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे रेडी हैं? चलिए, बहुत सारे यस मिल गए हैं, तो अभी इसी यस पे एक पोल करवा लेते हैं। आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड बॉटनी डिफिकल्ट एंड हार्ड टू रिमेंबर? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बॉटनी बहुत मुश्किल है और उसे याद करना बहुत मुश्किल होगा? तो इस पे एक पोल करा लेते हैं आपसे। इस तरह के पोल्स हम क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं बेटा। तो आप सारे बताएंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड बॉटनी डिफिकल्ट एंड हार्ड टू रिमेंबर। चलिए, तो 30 सेकेंड का पोल यहां जनरेट कर रहे हैं, आप बताएंगे। आपको ए चूज करना है इफ यू फाइंड इट हार्ड, एंड आपको बी चूज करना है इफ यू फाइंड इट इजी। चलिए बताइए, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। और इसी तरह से हम पोल्स जनरेट करेंगे आगे भी। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस बैच में करेंगे जिसमें हम पोल्स जनरेट करेंगे। तो कितने बच्चों को बॉटनी मुश्किल लगती है और याद करने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है, बताएंगे बेटा? पोल रुक गया है। अच्छा तो देखते हैं हार्ड कितने बच्चों को लगता है। ओह, 56% बच्चों को टफ लगेगा, 35% बच्चों को इजी लगेगा। तो आप में से 56% बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें बॉटनी मुश्किल लगती है और याद करने में दिक्कत होती है, और 35% बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें बॉटनी इजी लगती है, हो जाएगा। ओके, देखो बेटा, ये नोशन है, ऐसा मानते हैं कि बायोलॉजी जो है रटने वाला सब्जेक्ट है, उसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, बैठ के रट्टू तोते की तरह रटते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपकी धारणा है मैं इसे बदलने वाली हूं। हर एक चीज में कॉन्सेप्ट छुपा होता है, हर एक चीज में कॉमन सेंस लगती है। अगर आप अपने दिमाग को चलाना सीख जाते हो, कॉमन सेंस लगाना सीख जाते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसके रट्टे लगाने पड़ते हो।
तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, आपको बॉटनी बड़ी मजेदार लगने लगेगी क्योंकि आप उसे आंख बंद करके इमेजिन कर पाओगे, ये मैं गारंटी ले रही हूं, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए अब देखो, इसमें कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर दिया है। इस तरह से हमारे पोल्स आएंगे बेटा, हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे क्लास के दौरान ही, जहां पर हम पोल्स जनरेट करवाया करेंगे आपसे, और वहां पे हमारे टॉप 5 परफॉर्मर्स भी आ जाया करेंगे। जैसे देखो आपको यहाँ पर टॉप 5 परफॉर्मर्स दिख रहे होंगे। जिया ने 4.75 सेकेंड्स में आंसर दिया है, आदित्य ने 4.8 सेकेंड्स में आंसर दिया है। तो इससे कॉम्पिटिशन भी आप में बढ़ेगा कि सबसे पहले आंसर किसको करना है। चलिए अब चलते हैं आगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट द प्लांट्स? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्लांट्स की दुनिया में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं? अक्सर ये माना जाता है कि बच्चों को जूलॉजी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो खुद से रिलेट कर पाते हैं, लेकिन प्लांट्स की दुनिया भी बोरिंग नहीं है बेटा, बहुत खूबसूरत है। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्लांट्स की दुनिया में जाने के लिए एक्साइटेड हैं? बताएंगे आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ए जो एक्साइटेड हैं और बी जो एक्साइटेड नहीं है कि ठीक है पढ़ लेंगे? प्लांट्स की दुनिया भी अच्छी है बेटा। बताओ, आई एम स्टार्टिंग द पोल, आई एम स्टार्टिंग द पोल। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड कि हम प्लांट्स की दुनिया में चलते हैं? यार प्लांट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं, वुड देते हैं, टिम्बर देते हैं, इतना कुछ वो हमारे लिए करते हैं, उन्हें भी तो हमें जानना चाहिए ना। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट प्लांट्स? जल्दी से बताओ, 35 सेकेंड्स का मैंने पोल जनरेट किया है, जल्दी से सारे आंसर करेंगे। ए और बी की फॉर्म में आंसर है। इतने सारे आंसर मुझे चैट बॉक्स में मिल रहे हैं। पता है मुझे पर्सनली 11th क्लास का बच्चा बेहद अच्छा लगता है। पिछले साल भी मैंने अर्जुना 2.0 लिया है और मुझे सबसे ज्यादा अटैचमेंट अर्जुना 2.0 से ही था। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत मासूम होते हो, एकदम चिकने घड़े। हम जिस जैसे आपको मोल्ड करना चाह सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो भी आप में वो मासूमियत है, वो इच्छा है चीजों को जानने की, क्यूरोसिटी है, तो वो बहुत अच्छी होती है इस बैच के बारे में। चलिए, तो अगर हम ए आंसर रखें, यस, तो रिजल्ट है, अरे वाह लगभग 88% बच्चा कह रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। जिस सॉफ्टवेयर से हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ, शायद उसने खुद अपडेट ले लिया, इसलिए स्क्रीन ब्लैक हो गई। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी परेशानी तो आती रहती है लाइफ में, इन्हें तो ऐसे झट से सॉल्व हो जाती है। तो आई होप मैं आपको दिख रही होंगी बेटा। एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, पहली क्लास में आ गया, कोई बात नहीं, आगे नहीं आएगा। तो ये शायद इसका इंडिकेशन है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है, पर सॉल्व करने से यूं सॉल्व हो जाती है। सो एम आई विजिबल? विजिबल? ओके बेटा, ओके। चलो, तो 88% बच्चे कह रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड है प्लांट्स की दुनिया में जाने के लिए, और 10% बच्चे कह रहे हैं पढ़ लेंगे तो 88% बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड है प्लांट्स के बारे में जानने के लिए, तो ये जान के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो फिर सफर पे चल पड़ते हैं बेटा, सफर पे चल पड़ते हैं। चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई, अब चैप्टर पे कर चलते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सारे लोग जोश से भर गए होंगे, सब लोगों को फुल एक्साइटमेंट है, एक नया सफर शुरू करना है। इतने से सिलेबस से, इतने सारे सिलेबस के सफर को हम बहुत ही अच्छे से करेजियसली पूरा करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अपनी 10th से 11th क्लास में आई थी ना, तो शुरू शुरू में मुझे फिजिक्स से इतना डर लगा था कि मैं लिटरली रोने लग गई थी। मैंने अपने पापा को जाके बोला कि पापा मुझे लग रहा है कि इस पहले यूनिट टेस्ट में ना मैं फेल कर जाऊंगी। एंड आई लिटरली हग्ड माई फादर एंड आई क्राइड अ लॉट। तो मेरे पापा ने मुझे बस एक बात कही कि देखो बेटा, टॉप करने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं, और फेल भी हो जाओगे तो क्या हो गया, कोशिश करना जरूरी है, पूरे मन से कोशिश करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, तब बढ़िया होगा। और जब मैंने वो बात समझी तो मैंने अपने स्कूल के लेक्चर्स को एंजॉय करना शुरू कर दिया। हमारे टाइम पे तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि गूगल और फोन नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होती थी, गूगल नहीं होता था, ट्यूशन भी नहीं होते थे। स्कूल में जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, घर आके खुद का दिमाग खर्च किया। लेकिन मैंने अपने स्कूल टीचर्स की मदद लेना शुरू किया, उनसे डाउट्स पूछने शुरू किए और इंजॉय करना शुरू किया। एंड आफ्टर 1.5 months I topped my unit test.
तो ऐसे ही बेटा शुरू के 1-2 महीने आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी कि यार 10th में तो इतना सिलेबस था, हम तो टॉपर हुआ करते थे, हमारे तो 99% मार्क्स आए थे, यहाँ हमारे नंबर ही नहीं आ रहे, क्या हम बुद्धू हैं, क्या हम गधे हैं, क्या हमसे नहीं होगा। तो ये सब नहीं सोचना है। ऐसे तो मैं भी बुद्धू थी, गधी थी। मैं सच्ची बात बताऊं, फिजिक्स में मेरे बहुत कम मार्क्स थे शुरू में, मतलब नेक्स्ट टू फेल, और मैं बहुत रोई थी, मैंने अपना मोटिवेशन एकदम गिरा लिया था। लेकिन फिर जब इंजॉय करना शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया, हो गया सब। तो शुरू का 1-1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हार मत मानना। फिजिक्स इतनी सारी होगी, केमिस्ट्री इतनी सारी होगी, बॉटनी जूलॉजी इतने से सिलेबस से इतना सारा सिलेबस, एकदम इतनी सारी इंफॉर्मेशन, घबराना नहीं है, उसे इंजॉय करना है, तो ये सफर अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। तो हम जो सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं वो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है बेटा? कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके पास सेल है। यानी कि अगर आपको यह बोलना है कि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो भैया उस लाइफ के पास सेल होना ही चाहिए। तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो एक लाइन, 9th क्लास से एक लाइन पढ़ते आ रहे हो। क्या लाइन पढ़ते आ रहे हो? cell is the structural and functional unit of life। यही तो पढ़ते आ रहे हैं बेटा हम। ये लाइन तो जाने हमने कितनी जगह देखी है। आज इसका सही मायनों में मतलब समझेंगे कि किस तरह हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब अगर सेल ना होता तो लाइफ बन ही नहीं पाती, और अगर सेल ना होता तो लाइफ फंक्शन ही नहीं कर पाती। मेरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, और मेरी बॉडी जो इतने सारे फंक्शंस कर रही है वो सारे सेल्स की बदौलत कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और मेरी पूरी बॉडी बनी किससे है भैया? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। तो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर किसने बनाया भाई? सेल्स ने बनाया है। तो इसलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर मैं एक टिपिकल सेल की झलक आपको दिखाना चाहूं कि भाई एक सेल कैसा दिखता है, एक सेल के पास क्या क्या होना चाहिए, तो आ जाओ बताते हैं आपको। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल में क्या क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज सेल वॉल, जो कि जरूरी नहीं है सारे सेल्स के पास हो। एक सेल के पास सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे एनिमल सेल के पास नहीं होती है, प्लांट सेल के पास होती है। दूसरी चीज, सेल के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल की बाउंड्री को तय करती है। और दुनिया में कोई भी ऐसा लिविंग सेल नहीं है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। सेल वॉल तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया के हर एक लिविंग सेल के पास होती है। चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, हाथी, घोड़ा, चींटी, कोई भी हो, सबके सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जिस साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती हैं बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल के अंदर, सेल ऐसे समझो एक पूरा परिवार है, और उस परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, और उन सारे मेंबर्स को छोटे छोटे काम दे दिए गए हैं। तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करो। तो सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर जिनको अपना अपना काम दे दिया गया है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसको रेस्पिरेशन करने का काम दे दिया। जैसे क्लोरोप्लास्ट, उसको फोटोसिंथेसिस करने का काम दे दिया। जैसे आपके लाइसोसोम्स, उनको डाइजेशन करने का काम दे दिया। राइट? फिर उसके बाद होता है सेल का दिमाग, जो पूरे सेल को चलाता है, और उस दिमाग का नाम होता है न्यूक्लियस।
उस दिमाग का नाम होता है न्यूक्लियस। तो अगर मैं आंखें बंद करूं और एक सेल को देखूं तो मुझे सबसे बाहर सेल वॉल दिखाई देगी, जो जरूरी नहीं है सबके पास हो। फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी, जो सबके पास होती है। फिर उसके अंदर लिक्विड लिक्विड दिखाई देगा, और उस लिक्विड में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज तैरती हुई दिखाई देंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बीचों बीच दिखाई देगा न्यूक्लियस, जो कि सेल का दिमाग होता है और सेल को चलाता है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक सा मिलकर एक सेल बनाती हैं। ठीक है बेटा, तो सेल को इमेजिन कर पा रहे हैं हम, और सेल को हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताती हूं कि सेल नेचर में बना कैसे। आ जाओ देखते हैं। तो देखते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखो बेटा, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि दुनिया में हर एक चीज के पास एटम्स होते हैं। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये चीज जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूं, ये मैं आपको लिविंग वर्ल्ड में दोबारा से पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं यहां भी बता रही हूं। देखो, तो नेचर में सबके पास होते हैं एटम्स। तो नेचर में एटम्स आए, ठीक बेटा, एटम्स आए, एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए, एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर, ध्यान से सुनते जाना बेटा, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स बनाए। अभी सब समझ में आएगा, बस हमें आगे नहीं भागना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। तो एटम तो सब जानते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ते हैं। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स जो थे, इन्होंने मिलकर धरती पर लाइफ की शुरुआत करी। इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने मिलकर धरती पर लाइफ की शुरुआत करी और क्या बनाए? सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स। सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स माने ऐसे कंपोनेंट्स जो मिलकर सेल बनाएंगे। एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऐसे कंपोनेंट्स बना रहे हैं जो आगे जाके सेल बनाएंगे भाई। तो सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स में आ जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म, ये सारे सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं। और बेटा मेरे, ये मिलकर बनाएंगे सेल। ये मिलकर बनाते हैं सेल। और ये सेल जब तक नहीं होगा तब तक लाइफ नहीं होगी। तो लाइफ का जो बेसिस है वो ये सेल है। जब तक किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर सेल नहीं होगा ना, तब तक आप उसे लिविंग नहीं कह सकते बेटा। क्या आप वायरस को लिविंग कहते हो? क्या आप वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हो? बताओ चलो चैट बॉक्स में। बताओ बेटा, क्या आप वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हो? बताओ जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। डरो मत, गलती हो गई तो क्या हो गया, बच्चे ही तो हो, गलती गलती हमसे होती है बेटा। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। ओके, तो मिक्स्ड आंसर्स मिल रहे हैं। कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, वायरस जो है ना, वो सही मायनों में एक लिविंग सेल नहीं होता। वायरस के पास होता ही क्या है? वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट, बस। एक लिविंग होस्ट सेल के बाहर मेरी बॉडी में जब तक वायरस एंटर नहीं करेगा, जब तक वो बाहर हवा में है, वो नॉन लिविंग है, उसके बस की कुछ नहीं है। जब वो मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा, मेरे सेल को इस्तेमाल करते हुए वो खुद को दुगना करता है।
तो मेरी बॉडी के बाहर वो लिविंग एंटिटी नहीं है, वो खुद को नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल नहीं है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर सेल नहीं होगा बेटा, उसे हम पूरी तरह लिविंग नहीं कह सकते। बैक्टीरिया बैक्टीरिया एकदम सिंपल सेल होता है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सेल है, प्रॉपर सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, राइट। तो लिविंग लाइफ बनाने के लिए सेल बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो बेसिक चीज है जो सबके पास होनी ही होनी चाहिए। सो दिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो सेल इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बेसिस है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि भैया सेल मिलकर क्या बनाते हैं? सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं मैम? टिश्यू मिलकर बनाता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है ऑर्गेनिज्म। चलिए जी, अब ध्यान से सुनना बेटा। एटम्स ने मिलकर बनाए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बनाए सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स, और सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स ने मिलकर बनाया सेल। ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होगा। सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाता है, टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म। मैं आपको बेटा 1 मिनट का समय दे रही हूं, इसको बना लो। क्योंकि काफी बच्चे फिर शिकायत करते हैं मैम आप लिखने का टाइम नहीं देते। हम तो साथ साथ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले सुने लेक्चर को और फिर बाद में नोट्स बनाएं। तो आप इसको सुकून से लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, सुंदर सी अपनी बॉटनी की एक सुंदर सी साफ सुथरी सी कॉपी बना लो, प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ जिन्हें पढ़ने का मन करे। बना लो, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ। मैम सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बेटा सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स जैसे मॉलिक्यूल को मिलकर एटम ने बनाया, ऐसे ही जो चीजें सेल को मिलकर बनाएंगी उन चीजों को तो पहले बनना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीजें जो सेल को मिलकर बनाएंगी उन्हें हम सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स कहते हैं, और फिर ये सारी चीजें मिलकर एक सेल को बना देती हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम नोट्स बनाना जरूरी है? नहीं बेटा, ये पूरा आपकी सहूलियत पर है। अगर आपको सुनना समझना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप नोट्स बाद में बनाना चाहते हो बाद में बना लो। हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चा अपने हिसाब से चीजों को करो जैसे आपको सहूलियत लगती है। ठीक है बेटा? चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे बच्चों? इतनी बात। अब यहां पे ध्यान से सुनो। ये मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे ये जानते हो कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? आई होप जानते होंगे, तो बेसिक सी बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जानते हो बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें चीजें यहीं खत्म हो जाती हैं, इसके आगे नहीं बढ़ती। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बस यहीं आकर चीजें रुक जाती हैं।
क्योंकि उनके पास तो सेल ही होता है। तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें टिश्यू नहीं होता, ना टिश्यू सिस्टम होता है, और ऊपर की बात तो छोड़ ही दो। यानी कि टिश्यू की बात कहां से चालू होती है बेटा? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उन्हें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में चीजें यहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में चीजें यहां से आगे बढ़ती हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पहले टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। तो यहां से आगे की चीजें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में चीजें यहीं खत्म हो जाती हैं। बात समझे? अब पहले मैं ये तुमसे जानना चाहूंगी कि तुम्हें कितना आता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन, इस पर हम पोल जनरेट करेंगे। मैं इसके ऑप्शंस लिख देती हूं फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग। मैं ये जान लूं कि क्या तुम जानते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं। तो मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है बेटा, इनमें से आपको छांट कर बताना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर हैं। राइजोबियम, राइजोपस, पैरामीशियम, ईस्ट, पायरोगायरा, फर्न्स, युगलीना, मैंगो। सुकून से देख लो, सारे नाम पढ़ लो, दिमाग में सोच लो। मैं तब तक ऑप्शन लिख लेती हूं, फिर पोल जनरेट करते हैं। आपको क्या बताना है बेटा, इनमें से कितने यूनिसेल्युलर हैं? चलिए, ये मैंने आपके सामने ऑप्शंस लिख दिए हैं और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूं पोल। तो पोल हम मल्टीपल चॉइस रखेंगे और पोल में मैं आपको टाइम दे रही हूं बेटा इस बार 45 सेकेंड्स। मैंने टाइम बढ़ा दिया है और मैं स्टार्ट कर रही हूं पोल। ये कर दिया स्टार्ट। आप फटाफट से आंसर दे दो। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। इनमें से कितने यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये, जल्दी से आंसर देंगे। तो पोल खत्म होने वाला है बेटा, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कर दो। यस, तो पोल इज स्टॉप्ड। तो इसका आंसर हमारा है, इसका करेक्ट आंसर है बेटा बी। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। ओके, ओ, पोल का रिजल्ट तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 40% बच्चों ने, आपको बेटा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे रिजल्ट, लगभग 40% बच्चों ने आंसर दिया है ए, 36% बच्चों ने आंसर दिया है बी, लगभग 18% बच्चों ने आंसर दिया है सी और 8% बच्चों ने आंसर दिया है डी। ओके, सबसे पहले आंसर दिया है हर्षिता सिन्हा ने 2.92 सेकेंड्स में, फिर स्पर्श ने आंसर दिया है 3.18 सेकेंड में, फिर मुगीवारा ने दिया है 3.42 सेकेंड्स, देन रोहित एंड देन अनिमेश। तो ये हमारे पोल के टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं। वेरी गुड बेटा, चलिए वेरी गुड। आ जाओ देखते हैं कि इसका आंसर बी है। द आंसर इज बी। यानी कि लगभग आप में से 40% बच्चों को पता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। आ जाओ अब मैं आपको बताती हूं। जिन बच्चों ने आंसर गलत दिया है बेटा, डीमोटिवेट मत होना, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। पता है, जरूरी ये नहीं है कि हमें आता है या नहीं आता, जरूरी ये है कि हम आगे, यहां से आगे सीखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, सीखने की कोई टाइम नहीं होता। तो जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है, कोई बात नहीं यार, अभी तो पूरे साल बहुत कुछ सीखना है। आ जाओ। राइजोबियम,
राइजोबियम बेटा एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया बेटा ध्यान से सुनना, धरती पर जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे यूनिसेल्युलर होते हैं, सारे। धरती पे कोई, ध्यान से सुनो, धरती पे कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो मल्टी सेल्युलर हो। सारे बैक्टीरिया एक ही सेल के बने होते हैं और दुनिया भर के नाना प्रकार के बैक्टीरिया धरती पर है। सबसे ज्यादा धरती पे बैक्टीरिया ही तो है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, जाने कितने तरह के बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, विब्रियो, बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं और सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। तो ये हो गया यूनिसेल्युलर हमारा राइजोबियम। ठीक है बेटा। राइजोपस एक फंजाई है, एक फंजाई है जो कि मल्टी सेल्युलर है। पैरामीशियम तो बचपन से पढ़ते हैं बेटा, हम 8वीं क्लास से पढ़ने लगते हैं। पैरामीशियम एक प्रोटोजोवन होता है, यूनिसेल्युलर होता है बेटा। ईस्ट बड़ी मजेदार कहानी है। ईस्ट एक फंजाई है लेकिन यूनिसेल्युलर फंजाई है। ध्यान से सुनना, फंजाई अधिकतर मल्टीसेल्युलर होती हैं, फंजाई अधिकतर मल्टीसेल्युलर होती हैं, पर ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेल्युलर है। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है और कैसी है? मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर। फर्न्स, आपने सुना होगा बेटा फर्न्स का नाम। आजकल लोग घरों में इतने पौधे लगाते हैं तो वो घरों को सजाते हैं। फर्न्स, फर्न्स क्या होते हैं? प्लांट। टेरिडोफाइट्स, फर्न्स क्या होते हैं बेटा? टेरिडोफाइट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स तो सारे मल्टीसेल्युलर होते हैं, मल्टीसेल्युलर। फिर आता है हमारा युगलीना। युगलीना तो हमने पढ़ा हुआ है 8th 9th क्लास में। युगलीना एक सेल का बना होता है, तो युगलीना यूनिसेल्युलर है। मैंगो, आम का पेड़, कितना बड़ा होता है आम का पेड़, तो ऑब्वियसली आम का पेड़ मल्टीसेल्युलर होगा। तो चलो गिनते हैं, आ जाओ गिनते हैं बेटा यूनिसेल्युलर कौन कौन है। 1, पैरामीशियम 2, ईस्ट 3 और युगलीना 4। इसीलिए हमारा आंसर क्या बना? 4। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सब मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। लेकिन बस अभी के लिए इतना जानो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी केवल एक सेल की बनी है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो मैंने अभी तुम्हें इस स्लाइड में क्या समझाया बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चीजें यहीं आकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहां से आगे चीजों का सिलसिला बढ़ता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब आ जाओ बताती हूं तुम्हें एक और कहानी। पहले तुम्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कहानी बताती हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी केवल एक सेल की है। कुछ एग्जांपल्स तुम्हें बता देती हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ऑल बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा बेटा 9th क्लास में कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका सेल एकदम सिंपल सा होता है, माने जिनके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इस तरह की सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे सिंपल सेल को हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। अभी ये मत सोचना मैम ने तो इतनी जल्दी बता दिया, हमने तो कुछ लिखा भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेक्चर लगेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए केवल इतना जानो कि प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल होता है। और धरती पर, फिर से ध्यान से सुनो,
धरती पर केवल बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स होते हैं और कोई प्रोकैरियोट नहीं होता। धरती पर जितने भी बैक्टीरिया हैं, नाना प्रकार के दुनिया जहान के बैक्टीरिया, सारे प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया को छोड़कर धरती पे कोई प्रोकैरियोट नहीं है, बाकी सब यूकैरियोट्स हैं। तो धरती पे प्रोकैरियोट्स केवल कौन है? बैक्टीरिया। तो जब भी प्रोकैरियोट नाम आए तो दिमाग में क्या आएगा? एक सिंपल सा सेल, और वो सिंपल सा सेल केवल किसका होता है? बैक्टीरिया का। फिर बहुत सारे यूकैरियोट्स भी ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। बहुत सारे यूकैरियोट्स भी ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। यानी कि अगर मैं आंखें बंद करूं तो मुझे एक सेल नजर आ रहा है जो एडवांस्ड है। उस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, गोल्जी बॉडी भी है, वो एडवांस्ड सेल है। लेकिन एडवांस सेल वाले ऑर्गेनिजम्स भी यूनिसेल्युलर हो सकते हैं। जैसे फेमस एग्जांपल्स लिख देती हूं, आगे सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल चैप्टर की एक झलक देख रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या समझना है, क्या जानना है। अमीबा, बच्चा बच्चा जानता है अमीबा को। अमीबा एक यूकैरियोट है, पर उसकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी भी होती हैं, कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी भी होती है बेटा, जैसे क्लेमाइडोमोनास। घबराना नहीं है, कुछ भी रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस समझना है, अपने आप याद हो जाता है। तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया होते हैं और सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर। कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं है बेटा जो मल्टीसेल्युलर हो। तो यहां से मुझे क्या याद हुआ कि धरती पर प्रोकैरियोट केवल बैक्टीरिया होता है और सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं। फिर हमारे जो यूकैरियोट्स आते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एडवांस्ड सेल होता है, वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आपका ईस्ट, और बहुत सारी यूनिसेल्युलर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। आप इनको लिख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रही हूं, आप इनको लिख सकते हो बेटा, लिख लो। वर्तिका बोल रही है मैम वायरस भी तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। किसने बताया बेटा आपको? प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक शब्द का इस्तेमाल हम एक लिविंग सेल के लिए करते हैं। वायरस तो प्रॉपरली एक लिविंग सेल है ही नहीं। अभी तुम बहुत छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत बिगड़े हुए होंगे, लेकिन मैं वो सारे कॉन्सेप्ट सही कर दूंगी, बस तुम सीखते जाना। वायरस तो एक प्रॉपर लिविंग सेल है ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ भी नहीं। बस ऐसे इमेजिन करो डीएनए है और उसके चारों तरफ प्रोटीन की बाउंड्री है, बस ये वायरस होता है। तो वायरस तो एक लिविंग सेल भी नहीं है, तो प्रोकैरियोट कहां से हो जाएगा? प्रोकैरियोट एक लिविंग सेल होता है जो केवल बैक्टीरिया होते हैं। ओके बेटा, ओके वर्तिका। चलिए, डीपीपीस कहां से मिलेंगी? बेटा आज के लेक्चर में मैंने कोई डीपीपी नहीं रखी है क्योंकि मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। कल के लेक्चर से आपको डीपीपी मिलना शुरू हो जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? आप अपने क्लासरूम पर जाओगे, बॉटनी में जाओगे, बॉटनी में लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपीज ऐसे लिखे मिलेंगे। डीपीपीज पर क्लिक करोगे तो डीपीपी आपको दिख जाएगी। ओके, चलिए बेटा। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के
देखो मैं आपके लिए कुछ फोटोज भी लेकर आई हूँ, बड़े प्यारे प्यारे, दिख रहे हैं आपको? ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी केवल एक सेल की बनी होती है और ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज बैक्टीरिया। हर एक चीज को बेटा, पता है, मैं भी एक मूवी देख रही थी कल परसों, बहुत ही प्यारी मूवी जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी, गिफ्टेड हैंड्स। ये एक डॉक्टर के ऊपर बेस्ड थी, बेन कार्सन, जो कि दुनिया के सबसे महान कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, वो पढ़ाई में एकदम बुद्धू हैं, डफर हैं, और उन्हें अपने स्कूल एग्जाम्स में हमेशा एफ मिलता था, फेल होते थे। लेकिन उनकी माँ ने एक बात उन्हें बताई कि बेटा, आप किताबें ना आपके अंदर ही होती हैं, सारी नॉलेज आपके अंदर ही होती है, बस आपको इमेजिन करना आना चाहिए। अगर आप इमेजिन करना सीख जाते हो ना किसी भी चीज को, आंखें बंद करके आप उसे विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो ये कमाल की बात होती है। तो फिर वो आंखें बंद करके बोलते, मुझे कुछ नहीं विजुअलाइज हो रहा मम्मी, मुझे कुछ नहीं दिखता। लेकिन धीरे धीरे वो अपने आसपास की चीजों को देखने लगे। ये पत्थर पड़ा हुआ है, तो पत्थर के बारे में उन्होंने सारा पढ़ा कि अच्छा ये पत्थर बनता कैसे है, और पढ़ते पढ़ते दिमाग में उसकी पिक्चर छापते चले गए। ऐसे करते करते वो इतने महान डॉक्टर बन गए कि ऐसा डॉक्टर ही नहीं हुआ आज तक, बेन कार्सन। तो जब तक बेटा आप किसी चीज को इमेजिन नहीं कर पाओगे ना अपने दिमाग में, आप उसे नहीं समझ पाओगे। रटना नहीं है, राइट? हर एक चीज को आंख बंद करके इमेजिन करना है। अच्छा, बैक्टीरिया ऐसा है, मैं बैक्टीरिया के बारे में सोचता हूं या सोचती हूं तो मुझे सिंपल सा सेल दिखता है, और वो एक सेल है बस, बैक्टीरिया एक सेल का बना होता है। अगर आप इस चीज को आंख बंद करके इमेजिन कर पा रहे हो ना बेटा, तो माने आपको सब्जेक्ट आ गया। तो देखो बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिखते हैं, सिंगल सिंगल सेल के। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहे इतने सुंदर प्राणी, इन्हें डाई एटम्स कहते हैं। ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगी आपको डाई एटम्स? ये मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगी। तो डाई एटम्स भी ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा? ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डाई एटम्स, ये एक डाई एटम है, एक सेल की बॉडी है सिर्फ। देखो कितने खूबसूरत है, ये चमकते हैं सी में। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है आपको, ये कौन है? कौन पहचानेगा? बताओ चैट बॉक्स में, कौन पहचानेगा इसको? ये कौन है ये वाला? बताओ बताओ मेरे बच्चों, ये कौन बताएगा? ये कौन है? जल्दी बताओ, ये कौन है? जानते हो, पहचान रहे हो? यस यस, दिस इज यूग्लिना। दिस इज यूग्लिना। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, एक सेल की बॉडी होती है। इसको कौन पहचान पा रहा है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, इसको कौन पहचान पा रहा है? ये कौन है? यस, ये है हमारा अमीबा। इसको कौन पहचान पा रहा है? बताओ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे जल्दी, इसको कौन पहचान पा रहा है? ये हरा हरा सा जो है, यस, दिस इज पैरामीशियम। दिस इज पैरामीशियम। इसको बताओ कौन पहचान पा रहा है? कोई है जो इसको पहचान पाए? देखते हैं इसको कौन पहचान पा रहा है। कौन लिखेगा इसके बारे में, ये कौन है बताओ? किसी ने पहचाना इसको? नहीं, साइनोबैक्टीरिया नहीं है बेटा, ये है ईस्ट। ये है ईस्ट। तो ये देखो बेटा, ये जितने भी मैंने यहां पर एग्जाम्पल्स लिखे,
बैक्टीरिया, डायटम्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी केवल एक सेल की बनी होती है, जिसमें से केवल बैक्टीरिया कौन है? प्रोकैरियोट। केवल बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बाकी ये सारे यूकैरियोट्स हैं। डायटम्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब यूकैरियोट्स हैं। आपने एक बात मेरे साथ गांठ बांध ली ना कि धरती पर केवल एक ही प्राणी ऐसा है जो प्रोकैरियोट है, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा जितने भी प्राणी धरती पर हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट कभी भी मल्टीसेल्युलर नहीं होते, यानी कि बैक्टीरिया कभी भी मल्टीसेल्युलर नहीं होते। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये बेसिक सी बात हमें समझ में आई कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या होता है। अब तुम्हें कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल बताती हूं जिनकी बॉडी कई सारे सेल्स से मिलकर बनी है। देखो, बैक्टीरिया सारे यूनिसेल्युलर हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। फिर हमारे कुछ ऐसे यूकैरियोट्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूं फंजाई। फंजाई मोस्टली मल्टीसेल्युलर होती है। क्या लिख रही हूं बेटा मैं? फंजाई मोस्टली मल्टीसेल्युलर होती है ना। मैंने ऑल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं तुम्हें अभी पीछे एक एग्जाम्पल बता के आई हूं ईस्ट का। ईस्ट एक फंजाई है पर यूनिसेल्युलर है। तो अधिकतर फंजाई मल्टीसेल्युलर होती है, तो यानी कि उनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। लेकिन यहां पे तुम्हें एक पते की बात बताती हूं कि इनके पास केवल टिश्यू होता है। अब आएगी मजा। टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सब इनके पास नहीं होता है, एब्सेंट। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाली हूं। फंजाई धरती पर सबसे पहले ऐसे प्राणी हुए जिनकी बॉडी मल्टीसेल्युलर हुई। फंजाई धरती पर सबसे पहले ऐसे प्राणी हुए जिनकी बॉडी को भगवान ने मल्टीसेल्युलर बना दिया, यानी कि उनकी बॉडी एक सेल की नहीं बनी बल्कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी। ओके, लेकिन उनके पास मैक्सिमम टिश्यू होता है बस। देखो, मैंने क्या बताया था तुम्हें, यहां पे सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर टिश्यू सिस्टम ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम। पर फंजाई में चीजें यहीं आकर खत्म हो जाती हैं, क्योंकि फंजाई बहुत हायर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उनमें बस टिश्यू बन पाया। भगवान जी ने बोला जाओ मैं तुम्हें मल्टीसेलर बनाता हूं, तथास्तु। लेकिन तुम में केवल टिश्यू ही बनेगा, उसके ऊपर तुम नहीं जा पाओगे। तो फंजाई ने बोला कोई बात नहीं, आपने हमें मल्टीसेलर तो बना दिया। तो फंजाई में केवल टिश्यू तक कहानी खत्म हो जाती है, टिश्यू तक। फिर फंजाई के बाद हमारे आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में हम किन्हें किन्हें पढ़ेंगे? अलग अलग तरह की एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिसमें हमारे मॉसेस आते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। ये सब तो पढ़ा होगा ना बेटा 9th क्लास में कि प्लांट्स कई तरह के होते हैं। प्लांट्स कई तरह के होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। जिसमें से एल्गी जो होती हैं, कुछ एल्गी यूनिसेल्युलर होती हैं। जैसे देखो, मैंने आपको यहां एग्जाम्पल लिखकर बताया था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये यूनिसेल्युलर एल्गी होती हैं।
लेकिन बहुत सारी एल्गी मल्टी सेल्यूलर भी होती हैं। तो प्लांट्स में हम कौन सी एल्गी को रखते हैं? जो मल्टी सेल्यूलर होती है। यूनिसेलर एल्गी को हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो एल्गी यूनिसेलर भी होती है, मल्टी सेलर भी होती है, तो दोनों होती हैं। ठीक, तो मैं यूनिसेलर की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां पे अभी मल्टी सेलर एल्गी की बात कर रही हूं। तो बेटा जो ये नीचे वाले प्लांट्स है ना, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनमें इनमें टिश्यू सिस्टम भी होता है और ऑर्गन भी होते हैं। ऊपर वालों में सिर्फ टिश्यू सिस्टम होता है, ऑर्गन्स नहीं होते। केवल टिश्यू सिस्टम तक कहानी खत्म हो जाती है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो केवल झलक आपको दे रहे हैं कि फंजाई ऐसा मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें केवल टिश्यू तक कहानी खत्म हो जाती है, टिश्यू तक। लेकिन फिर प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स में कहानी टिश्यू सिस्टम तक जाती है, और कुछ प्लांट्स में तो टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन भी बनाता है। जैसे पत्ती, आप सब जानते हो पेड़ के पास पत्ती होती है, और पत्ती को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन किसी भी प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ऑर्गन सिस्टम आपको कहां देखने को मिलता है? एनिमल्स में। एनिमल्स में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम। तो यहां पे सब है भैया, यहां सेल भी है, टिश्यू सिस्टम भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा प्राणी बनाता है। जैसे हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारी किडनीज, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जिससे हम बने हैं। इतनी बात समझे मेरे बच्चों कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में, फंजाई में केवल टिश्यू होता है, केवल टिश्यू। प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम भी होता है और ऑर्गन भी होता है। लेकिन एनिमल्स में सब कुछ है, सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बना रहा है? ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ऑर्गन सिस्टम की कहानी हम केवल एनिमल्स में बयान करते हैं और कहीं नहीं। बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ गई? बात समझे मेरे बच्चों? चलिए, वेरी नाइस। तो अभी तक हमने ये जाना, अभी तक हमने क्या जाना इस चैप्टर में? अभी तक मैंने आपको बताया कि सेल क्या है और किस तरह से एक सेल लाइफ को बनाता है। वो लाइफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और वो लाइफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी में सेल तो है ही है। कोई धरती पे ऐसा प्राणी नहीं है जिसके पास सेल ना हो। इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, है ना। चलिए, अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आ रही हूं। इट्स अ पोल टाइम, ताकि आप बोर नहीं हो। चलो, पोल टाइम आ गया। आपको बताना है, यहां पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इनमें से कितने प्रोकैरियोट्स हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, पेनिसिलियम, नॉस्टॉक, लैक्टोबैसिलस, यूग्लिना, एल्गी और फर्न्स। इन सब में से बताओ कितने प्रोकैरियोट्स हैं। मैं तब तक ऑप्शंस लिखती हूं, आप तब तक सोच लो, फिर पोल स्टार्ट करते हैं। सोच लिया? चलो, अब मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं बेटा। मल्टीपल चॉइस, 45 सेकेंड्स का पोल रखेंगे और मैं स्टार्ट कर रही हूं पोल। आप फटाफट से अपने जवाब दे दो।
तो आधा पोल का टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से जवाब दो। और इस बार मुझे ज्यादा बच्चों का आंसर सही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कौन प्रोकैरियोट्स हैं और कौन यूकैरियोट्स हैं। पोल खत्म होने वाला है, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कर दो। यस, सो हमारा आंसर है 1 2 3। सो आंसर इज ए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। देखो एक ही दिन में तुम इंप्रूव हो रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हें एक ही घंटा पढ़ाया है और तुम एक ही घंटे में इंप्रूव हो गए। पिछले पोल में 38% बच्चों ने आंसर सही दिया था, इस वाले पोल में लगभग 62% बच्चों ने आंसर सही दिया है। सोचो, सिर्फ एक घंटे की पढ़ाई से तुम इतना इंप्रूव हो गए, तो सोचो पूरे साल पढ़ोगे तो कितना इंप्रूव हो जाओगे। चलो बढ़िया, वेरी गुड बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। तो 62% बच्चों ने आंसर सही दिया है और आंसर हमारा है ए। देखते हैं फटाफट से कि किन बच्चों ने सबसे जल्दी आंसर दिया है। सबसे जल्दी आंसर दिया है आदर्श ने 3.41 सेकेंड्स में, फिर मोपिया ने, देन रिगोर मोर्टिस, क्या नाम है रिगोर मोर्टिस, देन शब्द ने और फिर सानिया ने। तो ये हमारे टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं इस वाले पोल के। वेरी गुड। तो अब आ जाओ, जानते हैं जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है वो निराश नहीं होंगे, वो सीखेंगे। तो मैंने आपको अभी एक बात समझाई थी कि धरती पर प्रोकैरियोट केवल बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया नाना प्रकार के होते हैं। आ जाओ, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, अमीबा मैंने अभी आपको बताया यूकैरियोट है, पैरामीशियम यूकैरियोट है, नॉस्टॉक बेटा, नॉस्टॉक एक तरह का बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है जो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट होगा। लैक्टोबैसिलस, जी हाँ, लैक्टोबैसिलस वही बैक्टीरिया है जो दही जमाने के काम आता है। दिमाग की दही नहीं, दूध की दही। दिमाग की दही तो बहुत लोग जमाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस इज अगेन अ बैक्टीरिया। युगलीना अभी बताया था यूकैरियोट होता है, एल्गी सारी यूकैरियोट होती हैं, और फर्न्स तो प्लांट होते हैं बेटा, सब यूकैरियोट होते हैं। तो देखो बैक्टीरिया कितने हैं इनमें से, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है ही, नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, और केवल धरती पे बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 3। ओके, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो अभी तक हमने जाना सेल क्या है, कौन कौन सी चीजें सेल को मिलकर बनाती हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। चलिए, अब मैं आपको, थोड़ी देर का लेक्चर और है, काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कितनी देर लेक्चर और चलेगा, बोर हो गए क्या? बोर हो गए क्या बेटा? तो थोड़ी देर और चलेगा लेक्चर, 10 मिनट और, जिसमें मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। और वो इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ, अभी तुमने समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल तो एक बेसिक सा सेल है जिसके पास बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना। बस उसके पास सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, जो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल तो सिंपल सा सेल है, लेकिन वहीं अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल को देखूं बेटा, तो देखो एक यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसा दिखता है आपको। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैं एक बार ऐसे देख लेती हूं। तो देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसा दिखता है। क्या आप सब लोग को विजिबल है? तो यूकैरियोटिक सेल में आपको दिख रहा है बेटा, देखो कितनी सारी चीजें हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के पास ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहे राइबोसोम्स, ये जो पूरा यहां आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा, ये और बड़ा हो सकता है क्या? हम भी बेटा चलाना सीख रहे हैं इसको। अरे वाह, पूरा बड़ा हो गया। हम भी चलाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग भी चलाना सीखोगे। तो देखो बेटा मेरे,
ऐसा दिखता है एक यूकैरियोटिक सेल, जहां पर आपको ये दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहे हैं वेसिकल्स, ये हरा हरा जो यहां पर दिख रहा है ये है हमारी गोल्जी बॉडी, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये देखो सेल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है। बीचों बीच जो आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ये हमारे ये देखो ये राइबोसोम्स हैं, राइट। तो सोचो एक यूकैरियोटिक सेल जो है दैट इज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड। एक यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत कुछ है, बहुत जटिल सेल ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। लेकिन एक बैक्टीरिया का सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल सा होता है। उसके पास केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। वहां माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा कुछ भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता। आप एक प्लांट सेल को देखना चाहते हैं तो एक प्लांट सेल को भी आपको दिखा देते हैं बेटा। एक प्लांट सेल कुछ ऐसा दिखता है। Why it's not getting big? आ जाओ भाई। यस तो ये देखो प्लांट सेल कुछ ऐसा आपको दिखता है। प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होता है उसमें बेसिक सा डिफरेंस क्या है बेटा, कि आपको यहां दिख रहा होगा प्लांट सेल में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, एक चीज एक्स्ट्रा होती है। दिख रहा है यहाँ पे ये हरा हरा सा बास्केट जैसा स्ट्रक्चर, जैसे मैं क्लोरोप्लास्ट कह रही हूं। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट सेल में यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी सारी चीजें लगभग सेम होती हैं, वही न्यूक्लियस है, वही बाकी सारी चीजें हैं। और एक चीज और एक्स्ट्रा है देखो इनके पास, और वो क्या है, वो है बेटा मेरे सेल वॉल। प्लांट सेल के पास एक और चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा है, वो है सेल वॉल। तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह का दिखता है हमारा एक यूकैरियोटिक सेल, राइट। चलिए, तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आइडिया हो गया है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल कैसा सा होगा, जैसे हम कल की क्लास में पूरा डिटेल में देखेंगे, राइट। चलिए, अब बस कहानी की तरह सुनना, बहुत मजा आएगा। कहानी की तरह सुनना सारे बच्चे। सालों पहले चलते हैं, सालों पहले की बात है, जब अर्थ शुरू हुई, जब अर्थ पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी। तो अर्थ पर केवल क्या था, पानी, है ना। क्यों हम मार्स पर आज भी पानी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पानी से ही जीवन की शुरुआत होती है। तो हम चलते हैं बहुत पुराने समय में, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब पृथ्वी पर केवल पानी था और उसी पानी में शुरुआत हुई जीवन की, उसी पानी में जीवन की शुरुआत हुई। कैसे, आ जाओ बताती हूँ। कहानी की तरह सुनोगे, टेंशन नहीं लोगे। आ जाओ, तो चलते हैं पुरानी धरती के पास, जिस पर केवल पानी पानी था, पानी पानी पानी, ठीक। तो धरती के पास केवल पानी था, उसमें केवल वाटर था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब भगवान जी ने सोचा चलो भाई पृथ्वी पर जन्म की शुरुआत करते हैं, लाइफ की शुरुआत करते हैं, तो ये पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लगा। और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया साइटोसोल। अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना, ना कुछ लिखने की ना कुछ समझने की, अभी बस सुनते जाओ कहानी की तरह। धरती पे पानी ही पानी है, तो वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा कि चलो लाइफ बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इस छोटा सा थोड़ा थोड़ा जो पानी इकट्ठा होने लग गया, इसे हमने साइटोसोल कहना शुरू कर दिया। फिर इस साइटोसोल के अंदर, इस साइटोसोल के अंदर, ध्यान से सुनते जाना बेटा, बड़ी प्यारी टर्म्स है ये, इन टर्म्स पे क्वेश्चन आता है। फिर इस साइटोसोल के अंदर
डेवलप होने लगी सेल ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो ये जो लिक्विड लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड लिक्विड पार्ट में भगवान जी ने क्या बनाना शुरू कर दिया? सेल ऑर्गेनेलीज को बनाना शुरू कर दिया, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। फिर भगवान जी ने सोचा कि ये जो पानी इकट्ठा हुआ, केवल पानी, इसे मैंने साइटोसोल कहा, इस पानी में भगवान जी ने कुछ ऑर्गेनेलीज भी बनाना शुरू कर दी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। फिर भगवान जी ने सोचा इस सेल को एक बाउंड्री देना भी तो जरूरी है यार। अगर मैं इसको बाउंड्री नहीं दूंगा तो फिर ये अपनी पहचान कैसे बनाएगा सेल? अब ध्यान से सुनो, ये तो पानी पानी है, केवल पानी पानी। इस पानी पानी में जब सेल ऑर्गेनेलीज आ गई तो मैं इसको कहने लग गई साइटोप्लाज्म। अब काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, मैम आप गलत बता रहे हो, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म तो एक ही बात होती है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा। नहीं, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म अलग अलग बातें होती हैं। साइटोसोल सेल के अंदर जो लिक्विड लिक्विड होता है, केवल उसको साइटोसोल बोलते हैं। अगर आप उसमें सेल ऑर्गेनेलीज डाल दो तो वो साइटोप्लाज्म बन जाता है। तो भगवान जी ने सोचा कि सुनो, पहले पहले तो सुनो कि मैंने इस पानी में खूब सारी सेल ऑर्गेनेलीज डाल दी, लेकिन मुझे इनका राजा भी तो बनाना पड़ेगा जो इनको कंट्रोल करेगा, सारी सेल ऑर्गेनेलीज को। तो भगवान ने सोचा कि इन सब सेल ऑर्गेनेलीज का एक लीडर तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो भगवान जी ने इसमें ऐड कर दिया न्यूक्लियस को। भाई ये लिक्विड लिक्विड पार्ट था, जैसे हमने साइटोसोल कहा था, इसमें भगवान जी ने सेल ऑर्गेनेलीज बना दी। इसमें भगवान जी ने खूब सारी सेल ऑर्गेनेलीज बना दी, लेकिन फिर भगवान जी ने सोचा कि भैया इनको इनका लीडर तो देना पड़ेगा, इन सारी सेल ऑर्गेनेलीज से काम कौन करवाएगा? तो ये देखो, भगवान जी ने इनको दिमाग दे दिया, और उस दिमाग को मैंने कहना शुरू कर दिया न्यूक्लियस। तो इन सारी सेल ऑर्गेनेलीज को इनका लीडर मिल गया। सारी सेल ऑर्गेनेलीज को इनका एक लीडर मिल गया जो इन सबको चलाएगा, उसे हमने कहा न्यूक्लियस। तो जैसे ही मैंने न्यूक्लियस ऐड कर दिया तो ये जो बना, इसे मैंने कहना शुरू कर दिया प्रोटोप्लाज्म। इसे मैंने कहना शुरू कर दिया प्रोटोप्लाज्म। फिर भगवान जी ने सोचा कि भैया इनकी बाउंड्री भी तो बनानी पड़ेगी, एक सेल की बाउंड्री भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो भगवान जी ने सोचा चलो बाउंड्री बनाते हैं। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज हो गई, ये बीचों बीच न्यूक्लियस हो गया। तो भगवान जी ने इसको एक बाउंड्री भी दे दी। कौन से रंग से बनाओ बाउंड्री? रेड कलर से बनाते हैं। तो भगवान जी ने एक बाउंड्री दे दी इसको, और बाउंड्री देते ही इसको सेल को अपनी एक पहचान मिल गई, और इस बाउंड्री को मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और जैसे ही इससे बाउंड्री मिल गई तो मैंने इसको कहना शुरू कर दिया प्रोटोप्लास्ट। देखो कितनी सारे शब्द तुम्हें मिल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझते जाना है। फिर भगवान जी ने सोचा कि हम इसको एक एडिशनल कवरिंग और दे सकते हैं, मतलब धरती पे कुछ प्राणियों को एक एडिशनल बाउंड्री और दे देते हैं। तो भगवान जी ने कुछ प्राणियों को एक एडिशनल कवरिंग और दे दी, सेल वॉल। माने उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो थी ही थी, लेकिन साथ में उन्हें सेल वॉल भी दे दी भगवान जी ने। तो ये देखो सेल वॉल भी बना दी। तो ये
कहलाने लगा एक प्लांट सेल। तो देखो, इस तरह से धरती पे सेल बना, इस तरह से बेटा धरती पे सेल बना। फिर से बताऊं, फिर से बताऊं बेटा, इस तरह से धरती पे सेल बना। ये सारे टर्म्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सारे बच्चे सुनेंगे एक बार कि पहले धरती पे केवल पानी पानी था, लेकिन फिर वो पानी भगवान जी ने धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्म्स में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो उस लिक्विड लिक्विड पार्ट को हमने क्या कहा? साइटोसोल। साइटोसोल। फिर भगवान जी ने इस लिक्विड लिक्विड पार्ट में कुछ सेल ऑर्गेनेलीज बनाना शुरू कर दिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे ही इस साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेलीज भगवान जी ने बना दी, तो मैंने इसे कहना शुरू कर दिया साइटोप्लाज्म। फिर भगवान जी ने इन सारी सेल ऑर्गेनेलीज को इनका लीडर दे दिया, इनका ब्रेन जो इन्हें सबको चलाएगा, इकट्ठा रखेगा, जिसे हमने न्यूक्लियस कहा। जैसे ही मैंने साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड कर दिया, तो मैं इसे प्रोटोप्लाज्म कहने लग गई। और फिर जैसे ही मैंने इसको एक बाउंड्री दे दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दी, तो हम इसको प्रोटोप्लास्ट कहने लग गए। और जैसे ही हमने इसको एक एडिशनल बाउंड्री और दे दी, सेल वॉल, तो प्लांट सेल कहने लग गए। इस तरह से धरती पर एक प्रॉपर सेल बना। पहले साइटोसोल बना, केवल जो लिक्विड लिक्विड है, फिर साइटोप्लाज्म बना, फिर प्रोटोप्लाज्म बना, फिर प्रोटोप्लास्ट बना, और फिर प्रॉपर एक सेल। ओके बेटा, बात समझे क्या मेरे बच्चों? बात समझे? अब इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूं। अब मैंने आपको ये इतना कुछ क्यों बताया? क्योंकि बेटा हम इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है, आगे हम सेल को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो 1 मिनट है तुम्हारे पास, फट से लिख लो, बस फिर लेक्चर हम खत्म करेंगे। डन बेटा, एवरीवन डन? सबने छाप लिया? एवरीवन डन? ओके, तो मैं यहां पर एक चार्ट बना सकती हूं तुम्हारे लिए। बस एक चार्ट बना दूं, फिर उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, माने कि मैं तुम्हें ये कह सकती हूं कि अगर मैं साइटोसोल की बात करूं, तो साइटोसोल क्या है? द सेमी लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। अरे, साइटोसोल क्या है बेटा? जो सेमी सॉलिड पार्ट होता है ऑफ सेल, यानी कि फ्लूइड ऑफ द सेल, फ्लूइड ऑफ सेल, या जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ सेल। मतलब सेल के अंदर जो पानी पानी सा होता है, सेमी सॉलिड पानी पानी सा, गाढ़ा गाढ़ा पानी, जिसे हम सेल का मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या हम उसे सेल का फ्लूइड भी कह सकते हैं, वो साइटोसोल है। लेकिन फिर हम डिफाइन करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेटा। साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल। जब मैं इस लिक्विड लिक्विड पार्ट्स में सेल ऑर्गेनेलीज ऐड कर देती हूं, तो वो बन जाता है साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड कर देती हूं, तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है
प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, अगर मैं प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड कर देती हूं तो बन जाता है हमारा प्रोटोप्लास्ट। और अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल कैसे बनेगा? जब मैं प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल जोड़ दूंगी। अब इस वाले पोर्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो जितना मैंने आज पढ़ाया उतना कल याद करके आना। ये वाला पार्ट मैं कल फिर से समझाऊंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक बातें करी। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा बेटा। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। तो कल की क्लास में मिलेंगे, होमवर्क करके आना। राइट, होमवर्क दे देती हूं आपको। होमवर्क क्या करोगे? आज के लिए मैंने डीपीपी नहीं रखी है, पहला दिन है, कल से डीपीपी रखेंगे। तो आज रिवाइज करके आओगे कल का लेक्चर। आज का लेक्चर कल रिवाइज करके आओगे और फिर हम कल खूब सारे पोल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राइट, और कुछ बच्चों को शायद पोल यूज करना नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आप ऐप पर जाओगे, पोल कैसे करना है यूज ये आप वहां पर देख सकते हो। आपको पोल यूज करना भी धीरे धीरे आ जाएगा, सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। ओके, तो चलो फिर सारे बच्चे खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो और एंजॉय करके यूं ही पढ़ते रहो। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बेटा, चलिए बाय बेटा, बाय ऑल, लव यू ऑल, बाय।